हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बार बार पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और मेरे प्यारों जो इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ फ्री में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 100% मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। इनको तैयार कर लेना। और इन्हीं प्रश्नों को अगर आप किताब में क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा सा दिया कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। और मेरी गारंटी कि इस वीडियो में एक एक प्रश्न को इतना अच्छे से समझा दूंगा कि सारे प्रश्न इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, 3 स्टार वाला ये प्रश्न है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो 4 से लेकर 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आता हूं, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। और वैसा प्रश्न बताता हूं जो कि 90% चांस रहेगा कि आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न यह है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा F, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारों बच्चों ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हम मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं Q1 आवेश मान लेता हूं और इसको मैं Q2 आवेश मान लेता हूं। ठीक है, और इनके आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। कि इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, R से कर देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न यह पूछा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, ये जो R है वो R न रहकर R को अगर हम आधा कर देंगे तो इस पे लगने वाला जो बल होगा F, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे कूलाम नियम। क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से लगाएंगे। और कूलाम नियम तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, और यह कूलाम नियम आपको याद भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कूलाम नियम से। ठीक है, कूलाम नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है ये बात आपको भी मालूम है कि जो एफ होता है तो एफ बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर। यह होता है आप लोगों का कूलाम का नियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम यही कहता है ना, इतना बात तो आपको मालूम है। अब यहां से ध्यान से आप समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं घेर देता हूं ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ भाई कॉपी इस तरीके से लिखिए कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे। गुलाम का नियम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि गुलाम के नियम में जो एफ होता है, बल होता है, वो बल क्या होता है कि उनके बीच जो आवेश होते हैं तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो होता है कूलाम के नियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एफ जो है वो तो अनुक्रमपाती होता है Q1 × Q2 के, लेकिन आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग जानते हो। अब यहां से आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों आर क्या करने के लिए बोला कि आर को आधा कर दिया जाए। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो अगर हम कहें कि एफ जो है अनुक्रमपाती है Q1 Q2 बटे, अब आर को आधा करने के लिए बोला है तो आर को अगर हम आधा कर दें तो हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एफ अनुपाती Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एफ अनुपाती, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4। और कोष्टक में बच जाएगा Q1 Q2 बटे ये नीचे बच गया आर स्क्वायर। यह हो गया। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी। ठीक है, एक चीज आपको यहां से दिख रहा होगा कि Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है आपका एफ।
ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जो मेरे प्यार बच्चों ये नियत रहता है। तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर क्या है, F है। तो हम लोग क्या करेंगे कि F, ठीक है, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको F डैश मान लीजिए। ठीक है, नया बल है तो उसको F डैश मान लीजिए। तो F डैश बराबर क्या होगा, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू क्या आपने रख दिया, F रख दिया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो लगने वाला बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बल जो है 4 गुना हो गया। बल क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, बस यही काम करना था। प्रश्न में क्या हमसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगने वाले बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना हो जाएगा। बस, तो इतना डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया कि कभी भी आप नहीं भूल पाओगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस इसी फॉर्मूले पे आर का वैल्यू रख दो, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। लेकिन मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता दिया कि कभी नहीं भूल पाओगे, आराम से क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाओगे। पहला प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारों जो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। ठीक है, तो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें कि अगर दो बल रेखाएं अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक बल रेखा यह है और एक बल रेखा यह है, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि काट रही हैं। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी तो यहाँ पे दिशाएं क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं आपको देखने को मिलेगा, एक दिशा यह है और एक दिशा यह देखने को मिलेगा। लेकिन दो दिशाएं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं। तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों, उत्तर क्या डालेंगे, उत्तर। और उत्तर में मेरे साथ लिखिए। ठीक है, बोल बोल के लिखवा रहा हूं, मान लीजिए बिंदु पी इसका नाम रख दीजिएगा, मैं बोल बोल के लिख रहा हूं, लिखिए। हम लोग लिखेंगे कि यदि, यदि मेरे साथ लिखिए, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती, एक दूसरे को काटती, तो दिख रहा है ना पूरा। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती, दो दिशाएं होती। देखिए मैं अपने से लिख रहा हूँ, ये किताब वाला भाषा नहीं है, मैं अपने तो किताबें तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं। मैं अपने से लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सरल तरीके से, दो दिशाएं होती हैं। जबकि ऐसा लिखेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे नीचे एक लाइन और, इसलिए ये एक दूसरे को, इसलिए यह एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं, कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। अब मेरे प्यारों से यह आंसर है, इतना लिखना है। क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, देखिए एक दिशा या एक दिशा है, जबकि ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए नहीं हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस इतना ही आपको रखना है मेरे प्यारों से। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किताब में वो देखेंगे एक पेज में इसको बना कर लिख दिया है,
याद करने में दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे प्यारों अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे। प्रश्न यह है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि अगर दो संधारित्र प्लेट हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, अगर दो संधारित्र प्लेट है और इनके बीच अगर हम यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, तो इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है कि इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप वही चीज हेडिंग डालोगे उत्तर, ठीक है। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, उत्तर। इसको भी बहुत सरल तरीके से लिखूंगा क्योंकि किताब में बहुत डिफिकल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि समांतर प्लेट, चलिए मेरे साथ लिखिए या समझिए, यदि समांतर प्लेट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतना काम करना है और मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता होगी मेरे प्यारों जो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी, इसको आप समझिए। बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि हमको मालूम है कि सी बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, क्यू अपान के वी होता है, ठीक है। सी बराबर क्यू अपान के वी होता है। और आपको मालूम है मेरे प्यारों कि सी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के। सी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के, मतलब धारिता के, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये मालूम चल गया कि वी का मान जैसे आप बढ़ाओगे, वी का मान जैसे बढ़ेगा, विभवांतर का मान जैसे बढ़ेगा, समझिए कि धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। या धारिता का मान जैसे बढ़ेगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारों यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये हुआ है कि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है मेरे प्यारों जो कम हो जाता है। अगर ये सी का मान यहाँ पे बढ़ता है, बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता जो होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभवांतर का मान घटता है, इसलिए यहाँ पे धारिता बढ़ जाती है क्योंकि धारिता जो होता है वह विभवांतर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने से भी थोड़ा ऐड करके थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हो। बाकी मेथड जो है पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना में ही समाहित हो गया, बिल्कुल दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया होगा, कभी नहीं भूल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आते हुए अपने से ही बनाकर तुरंत पूरा लिखना चालू कर दोगे। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार बना लीजिए इन प्रश्नों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे। और उत्तर में आपकी पहली हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या डालोगे, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी, धारिता। डाल दिया आपने हेडिंग। अब समझिए, आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, फार्मूला क्या होता है, C बराबर फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। फार्मूला तो यही होता है, आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि C बराबर क्या होता है कि के एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। अब यहाँ पे पहला 3 पॉइंट है, 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर किस पे करती है मेरे प्यार बच्चों कि जो सी होता है मेरे प्यार बच्चों वह अनुक्रमणपाती होता है के। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, तो के मेरे प्यार बच्चों क्या है यहाँ पे, परावैद्युतांक। तो पहला किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पर निर्भर करता है पहला। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ध्यान से देखिए दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो दूसरा जो सी होता है वह आपके अनुकरणपाती होता है ए के। अब ए क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो ए है प्लेटों का क्षेत्रफल। ए जो है वो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो तीसरा मेरे प्यार बच्चों सी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के। और डी क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो प्लेटों के बीच की दूरी। तो तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 3 चीजों पे निर्भर करता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3। सी जो होता है वो आपके अनुकरणपाती होता है के। सी जो होता है वो अनुकरणपाती होता है ए के, प्लेटों के क्षेत्रफल के। और सी जो होता है उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 3 बातों पे निर्भर करता है, तीनों मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। बस देखिए कितना कभी भूल पाओगे, कभी नहीं। एग्जाम में जब भी आएगा तो इतना दिमाग आपका काम करेगा कि बिल्कुल इसका जो उत्तर है बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से दे पाओगे। एग्जामिनर 1 नंबर निकालेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। क्लियर है मेरे प्यारों बच्चों, प्रश्न नंबर 4 भी आपको डिटेल में समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है। ठीक है, ये हर साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यह है कि एक तार की लंबाई खींचकर 4 गुना कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा बताना है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा बताना है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीज बताना है कि अगर एक तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए, तो तार को अगर एक नियत विभवांतर के स्रोत से अगर हम जोड़ दें, तो तार के प्रतिरोध पे, उसके प्रतिरोधकता पे, उसके अनुगमन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हेडिंग आपने बना दिया है प्रतिरोध। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। प्रतिरोध पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि नया प्रतिरोध, जब भी लंबाई को यहाँ पे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दे और नया प्रतिरोध पूछे, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। नया प्रतिरोध निकालना हो तो आप सिंपल एन स्क्वायर कर दो। ठीक है, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। यह फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आसानी से इस पे आप बहुत कम समय में इसका आंसर ला पाओगे। तो यह फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद कर लेना। जब भी नया प्रतिरोध निकालना है तो एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन क्या है, तो गुना है, 4 गुना का है, 5 गुना का है, उसकी संख्या है एन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम नया प्रतिरोध को अगर हम आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन। तो एन क्या बोला यहाँ पे, 4 गुना कर दिया जाए तो 4, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध तो आर ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा आर। तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। नया प्रतिरोध कितना आ गया, पुराने का 16 गुना आ गया।
तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, आंसर क्या लिखोगे, 16 गुना। क्या लिखोगे, 16 गुना। बस, क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बोला है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप प्रतिरोधकता, आप हेडिंग डालोगे प्रतिरोधकता, आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ लिखिए, लिखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे नोट में लिखिए क्योंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं पड़ेगा, इसको लिखना जरूरी है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं, चालक पर नहीं, बल्कि, बल्कि चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे तार का कोई झोल नहीं है कि तार को 4 गुना कर दे, 20 गुना कर दे, कुछ भी कर दे, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है चालक पर नहीं, बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, यह बात आप याद रखना, बस इतना ही लाइन आपको लिखना है। क्योंकि भाई चालक जो होता है, प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चाहिए लंबाई को कुछ भी कर दो, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट बोला है मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पर, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हम लोग जानेंगे अनुगमन वेग। तो चलिए देखते हैं अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हमने बना दिया अनुगमन वेग। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग क्या होता है, v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। तो अनुगमन वेग जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो अगर हम लंबाई को बोला कि 4 गुना कर दें, तो यहाँ पे अगर वी डी 1/L की जगह अगर हम 4 लिख दें, तो ये जो वी डी है अनुगमन वेग, तो अनुगमन क्या वेग क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 होगा, 1/4। अब बताइए, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बता पाएगा जितना मैं सिंपल आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। इस प्रश्न को भी देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार घर पे प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। क्या है, ध्यान से समझिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग हम लोगों की रहेगी कि दो समांतर, दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, चालकों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फार्मूला याद कर लेना इसका। फार्मूला होता है F/K L बराबर
म्यू नॉट बटे 2 पाई और कोष्टक में होता है I1 माइनस I2 बटे में R। यह फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारों। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले के तरीके से और लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं F बटे के L बराबर, इसका मान रख देंगे, इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और इनटू में बच जाएगा यहाँ पे आपका I1 माइनस I2 बटे R। इसको हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका से लिखा जाता है, दोनों तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हम I1 माइनस I2 बराबर अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर धारा मान लेते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वहीं उन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम 1 मीटर मान लें कि 1 मीटर दूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हो जाएगा F बटे के L बराबर 2 × 10⁻⁷, क्योंकि इसका मान आपका 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो इतना ही बचेगा। तो इतना बच गया आपके पास कि F बटे L बराबर 2 × 10⁻⁷ बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। हमें परिभाषा पूछा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे परिभाषा। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा। चलिए देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा हेडिंग डालने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1 एम्पियर, चलिए मेरे साथ नोट कीजिए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो जो निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ऐसे लिखना है। वही चीज फार्मूले पे ही हमने लिखा है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ना कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने दे दिया। तो इतना डिटेल में मैंने फार्मूला लिखा, फिर उसको समझाया, फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे I1 I2 का 1 मीटर मान लिया, उनके बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया, वैल्यू रखा, इतना आ गया। और इसी पे ही बस मैंने क्या बता दिया, परिभाषा बना दिया। इस वाले फार्मूले पे मैंने परिभाषा बना दिया। अब इतना आसान कहाँ कोई बता पाएगा, किताब में जाके देखो, दिमाग घूम जाएगा आप लोगों को कि आप याद कैसे करें इन प्रश्नों को। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारे प्रश्नों को याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। तो पहली हेडिंग तो आपकी यही रहेगी कि अनुनादी,
ठीक है, कि अनुनादी आवृत्ति कैसे कहते हैं। इसके बाद इसका हम लोग सूत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे व्यंजक इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ लिखिए अनुनादी आवृत्ति। पेन कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए, बहुत छोटा छोटा लिखवा रहा हूं। तो आप लिखिए कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके जिसके लिए जिसके लिए प्रेरकीय जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, बराबर होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, बराबर होता है, उसे अनुनादी उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया अनुनादी स्त्री का। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति समझाएंगे ना आप लोगों को। देखिए क्या है कि अनुनादी आवृत्ति कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है उसी से हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे फार्मूला की। ठीक है, तो यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, अनुनाद की स्थिति में। अगली हेडिंग आप बनाइए अनुनाद की स्थिति में। अब यहाँ पे हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं अनुनाद की स्थिति में। अब जो बोला है परिभाषा उसी से देखिए कैसे हम लोग उत्पन्न करेंगे। एक चीज बोला है कि प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से, और धारकीय प्रतिघात को हम लोग एक्स सी से डिनोट करते हैं। दोनों बराबर होते हैं, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब मेरे प्यारों कितना सिंपल है, यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल बराबर, और यहाँ पे आपका धारकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से सिंपल मेरे प्यारों चुक करना क्या है कि इस ओमेगा को गुणा इस ओमेगा में कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल को यहां ला दीजिए एल सी। ठीक है, और आपको मेरे प्यारों सबको मालूम है कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। ये बात तो आपको भी मालूम है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से सिर्फ अगर ओमेगा निकालो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है, इधर वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/करड़ी में एल सी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा का मान 2πf रख देंगे, तो ओमेगा की जगह हम लोग देंगे 2πf बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/करणी में एल सी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये जाके गुणा में हो जाएगा तो 1/2π और कोष्टक में हो जाएगा एल सी। बस यही हो गया मेरे प्यार बच्चों, यही मेरे प्यार बच्चों हो गया अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त हमने यहाँ पे कर दिया। या यही आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है। बस अब बताइए इतना ज्यादा सिंपल आपको कौन बताएगा, इतना ज्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता जितना मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बिल्कुल सूत्र प्राप्त होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए ये भी प्रश्न हमने करके बता दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। क्या है कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल का प्रश्न दे दिया यहाँ पे। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयां और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है। तो लंबाइयां का अनुपात दिया है यहाँ पे L1 संबंध है L2 संबंध है L3, 3 लंबाइयां हैं, 3 लंबाइयां मैंने मान लिया। तो तीनों लंबाइयां का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुपात आपको दे रखा है
3 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, नीचे आपको द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, तो द्रव्यमानों को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m1 अनुपात m2 अनुपात m3 तीन ही है जिनका अनुपात दे रखा है यहाँ पे 1 संबंधे 2 संबंधे 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब R1 संबंधे R2 संबंधे R3 का हमसे अनुपात यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, यह प्रश्न में पूछा हुआ है हमसे। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो फॉर्मूला चलता है सिंपल सा, उसको याद कर लेना। तो जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है कि R1 संबंधे R2 संबंधे R3 पूछे तो ये बराबर हो जाता है L1 का स्क्वायर बटे M1 संबंधे L2 का स्क्वायर बटे M2 संबंधे L3 का स्क्वायर बटे M3। यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस फार्मूले को आप याद कर लेना कि जब ये प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे R1 संबंधे R2 संबंधे R3 निकालते हैं। तो L1 का स्क्वायर, L1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3, तो यह तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे M1, M1 का वैल्यू कितना है 1, तो नीचे आप 1 रख दीजिए। संबंध है L2 का स्क्वायर, L2 का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 1, फिर यहाँ पे अनुपात लगाएंगे। L3 का स्क्वायर, L3 का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे M3, M3 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ M2 का वैल्यू 2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 लिखिएगा गलत हो जाएगा। M2 का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 बटे 1, अनुपात है 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी के 4 बटे 2, आए हो जाएगा 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 बटे 3। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 का मतलब सिर्फ इसे 9 ही लिखिए, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। इसे काट दोगे 2 बार में कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे के 3। तो इसे सरल अनुपात में चेंज करना है, तो अगर बटे में आ गया 1 बटे 3 तो 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को गुणा सब में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 गुणे 3 अनुपाते 2 गुणे 3 अनुपाते 1 बटे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 27 अनुपाते 2 3 6 अनुपाते इधर बच गया 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 27 संबंधे 6 संबंधे 1। क्या यही उत्तर है? जी बिल्कुल। तीनों अनुपातों का आ गया, प्रतिरोधों का अनुपात आ गया R1 संबंधे R2 संबंधे R3, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना गया 27 संबंधे 6 संबंधे 1 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका फार्मूले सहित बता दिया। अब ये एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आज की वीडियो में सारे प्रश्न मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिया, बस इसकी प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जाना है। यह हर साल आपके एग्जाम में आता है, मैं आपको बता दूं कि यह वाला प्रश्न आपके है हर साल एग्जाम में आता है। कभी कभी तो 5 नंबर के लिए भी प्रश्न देता है, यह वाला प्रश्न 5 नंबर के लिए भी पूछ लेता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करने के लिए बोला है, डेरिवेशन वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना लो और इस प्रश्न को बेहद ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ध्यान समझना क्योंकि प्रश्न आता है, डेरिवेशन वाला प्रश्न है, कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग, आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यह जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस लिखने को छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा होगा, यह आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम करेंगे क्या हमारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, यह है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बेहद इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे।
ठीक है, 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 100% बनेंगे। ये बन गया, मैंने बना दिया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों इसका नाम मैंने ए रख दिया, ए पॉइंट, और ए वाला का बी पॉइंट मैंने नाम रख दिया, ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे बी वाले पे प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले बिंदु पे मैंने माइनस क्यू आवेश मान लिया, इस वाले बिंदु पे प्लस क्यू आवेश मैंने मान लिया। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों एक चीज ध्यान से आप समझो कि अगर इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको नीचे में लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, जब यहाँ पे काट दिया इस बिंदु का नाम आप ओ रख लो। क्या नाम रख लो? ओ। और इनके साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये जो ए बी है मेरे प्यार बच्चों, यहां से मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो, ये जो द्विध्रुव मैंने बनाया है, दो ध्रुव ए बी, तो जो द्विध्रुव है, तो विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। दूरी का ये या लंबाई के, ये बात को हमेशा आप याद रख लेना है कि द्विध्रुव जो विद्युत ध्रुव है उनकी बीच की दूरी या लंबाई को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यह वाला बिंदु 2l हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा? 2l, मतलब यह वाला जो है ये क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। तो यह 2l हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज आप समझो मेरे प्यार बच्चों कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है मेरे प्यार बच्चों F बटे के क्यू। क्या होता है? F बटे के क्यू। अगर मैं यहां से F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। E इंटू क्यू होगा, चाहे इसको आप E आगे लिख लो और Q आगे लिख लो, E बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F बराबर क्यू ई होगा मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ पे जो A बिंदु है, तो A बिंदु पे एक बल काम करेगा, ठीक है, वह बल F जो होगा वो क्यू ई काम करेगा। F बराबर क्यू। इसी तरह बिंदु B पे भी एक बल काम करेगा, उसका भी आप लोगों का यही होगा, Q और E ही होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूं और यहीं से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ए ओ बी। ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़ होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारों, जो लंब क्या है यहाँ पे? तो लंब यहाँ पे आपका ओ बी है या बी ओ है, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश को 90 अंश के सामने भुजा कड़ कहलाती थी, तो कड़ हो गया और ये लंब हो गया। लंब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारों? जो ओ बी है, बट एक कड़ हमारे पास क्या है? तो कड़ हमारे पास ए बी है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो कड़ हमारा पास ए बी आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर बी ओ। ओ भी कहिए या इसको बी ओ कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको बी ओ कहिए चाहे ओ बी कहिए, बटे में ए बी। तो ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण है, और ए बी की दूरी कितनी है? 2l। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 2l, लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2l। अब इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आइए, अब ये यहीं से पूरा का पूरा गेम होगा। 2l हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ पे हम करेंगे इसको, बी ओ की दूरी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा बी ओ बराबर, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहां तक आपको देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूं। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? यहां तक तो सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान देखिए कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण जिसे हम लोग
टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, ध्यान से, बल, ठीक है। तो बल को हम लोग किससे नोट करते हैं, एफ से, इंटू लंबवत को हम डी से नोट करते हैं। डी कभी कभी आर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ, ठीक है। और एफ बराबर अभी हमने देखा यहाँ पे कि एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक है। तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यू और ई लिख देंगे, इनटू में डी, ठीक है। तो डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी, ठीक है। और दूरी अभी आया है, ठीक है, बी ओ की दूरी। लंबवत दूरी यही तो हुआ, लंबवत दूरी आपका यही तो निकला है, ओ बी, लंबवत दूरी यही है। तो लंबवत दूरी अभी निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, 2l साइन थीटा। तो लिख देंगे 2l साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया। तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम क्या करेंगे कि Q इंटू 2l को एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में, और बाहर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, E साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों में एक परिभाषा याद दिला देता हूं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मालूम है आपको क्या है, इसको हम लिख सकते हैं Q बटे 2l बराबर P। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां पे फिर ध्यान समझिएगा, P क्या है, तो P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है, 2l, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2l। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, यह हो जाएगा टाउ बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q इंटू 2l। इसको हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा P, और इधर बच गया आपका E, और यह हो गया आपका साइन थीटा। यही मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त, ठीक है। टाउ बराबर P इज साइन थीटा। क्या यही उत्तर है, जी बिल्कुल यही है। तो इस तरह डेरिवेशन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और शुरू में आपको कैसे लिखना है, तो शुरू में आप लोगों को पहले यह लिखना है, पहले आप लोग आंसर में यह लिख लीजिएगा, तब इसके बाद जो डेरिवेशन क्या वो छापिएगा। क्या है वही चीज, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान, वही चीज जो मैं चित्र बनाया वही चीज तो है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, ठीक है। तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ई है, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो वही माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है। बराबर बल काम कर रहा है, देखिए क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यह बल जो है इधर लगेगा, यह वाला बल इधर लगेगा। फिर कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर प्रयत्न करता है, जो विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर प्रयत्न करता है, कितना अंश का, थीटा अंश का कोण बना रहा है। बस इतना लिखने के बाद जो मैं डेरिवेशन किया हूं, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, और यहां से त्रिभुज एओबी में ये सारी चीजें लिखते हैं, फिर यहां से लिखते हुए चले जाइएगा। पूरा का पूरा यह यहाँ पे व्यंजक हो गया प्राप्त। किसका व्यंजन, बल आघूर्ण का व्यंजक। किसका, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का व्यंजक हमने यहाँ पे प्राप्त कर दिया। बिल्कुल क्लियर। 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसके लिए तैयार रखना आप लोग। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बेहद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप ट्रिपल फोर्थ जितना स्टार बनाना है बना लो, हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेम उसी मेथड पे है। अब यहाँ पे किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है, ये भी डेरिवेशन ही है, समझ लीजिए। तो किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों। वो चीज देखिए, ये चीज बाद में समझिएगा कि क्या चीज है, जब समझा लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें फिर वही काम करना है आप लोगों को। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया, ठीक है। तो देखिए इधर का साइन अब दिखा दो, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र जो एक तरफ दर्शा रहे हैं, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर वही चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम वहां पे बनाएंगे एक द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे द्विध्रुव बना लेते हैं, एक नीली पेन से बना लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है। जैसे उसमें बनाया था मैंने, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा, थोड़ा सा समझने वाला फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी मान लिया। सेम वही कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे थीटा अंश का कोण बना रहा है, इसके साथ समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा है। देखिए वही चीज बोला है, पढ़ के सुना भी देता हूं। बोला है कि माना पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तथा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है, मतलब उसके भीतर घुमाया जा रहा है। तो माना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। देखिए समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहां तक लिखने के बाद नीचे में जो करूंगा उसके नीचे उतारिएगा, पहले यह चीज समझ लीजिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अभी आपने देखा एक चीज, अभी आपने फॉर्मूला देखा कि टाउ बराबर, अभी हमने फॉर्मूला की उत्पत्ति किया कि पी ई साइन थीटा होता है। अभी मैंने डेरिवेशन किया था, अभी जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल सही। यहां हो गया। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखिएगा आप लोग कि द्विध्रुव को, यहां पे आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। क्या हेडिंग है, लिखिए कि ब्लैक पेन से लिखता हूं, द्विध्रुव को सूक्ष्म, द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन को हम बोलते हैं डी थीटा। क्या बोलते हैं, डी थीटा। तो द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मेथड आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो द्विध्रुव आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा अगर मैं घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमाने के बाद देखता हूं कि किया गया कार्य कितना हो रहा है। थोड़ा सा घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं यहां, ठीक है। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए थोड़ा सा जब इसको मैं घुमा दूंगा इस साइड, तो थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा का कोण बना रहा है, डी थीटा कोण बना रहा है। अब यह बी आ गया, तो बी डैश इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम ए डैश रख लीजिए। तो थोड़ा सा घुमाया, मान लीजिए कि डी थीटा कोण एंगल तक मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। तब क्या होगा, तब किया गया कार्य बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फार्मूला होता है आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यह फार्मूला होता है किया गया कार्य का। आपको भी मालूम है किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे बल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बल यहाँ पे बल आघूर्ण है। अब बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब कितना, डीटा डी थीटा, इतना ही तो घुमाए हैं तो डी थीटा लिख देंगे। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू किया गया कार्य बराबर टाउ का वैल्यू अभी आपने देखा पी ई साइन थीटा होता है, तो इसके जगह लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किया गया कार्य कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थोड़ा सा घुमाना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा घुमाने पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग रहेगी आपकी, उसके नीचे लिखिएगा अगली हेडिंग रहेगी कि द्विध्रुव, अगली हेडिंग लिखिएगा द्विध्रुव को
थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा देते हैं तब कितना कार्य होगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे समाकलन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, समाकलन। तो समाकलन Q2 और यहाँ पे हो जाएगा Q1। ठीक है, मतलब थीटा 2 थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 है, यह हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा, और इनटू में क्या था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे डी थीटा। कुछ किया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। आप सोचोगे ये क्या किया हूं, देखो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे समाकलन लग जाता है। तो समाकलन थीटा 2 थीटा 1 और ये वाला फॉर्मूला पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, बस इतना हो गया। अब ध्यान से आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, इस पीई को हम आगे करेंगे तो हो जाएगा पीई समाकलन थीटा 2 थीटा 1, यहां क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, आपको मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है कि अगर फॉर्मूला आपको मालूम है कि समाकलन अगर हम साइन थीटा का करते हैं तो साइन थीटा का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। यह फॉर्मूला मैथ वाले जितने विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पीई, पीई और यहाँ पे समाकलन जब करेंगे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो पीई लिमिट माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, इसको मेरे पास जो लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आप करोगे क्या, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर दो, ये माइनस अंदर तो बाहर करोगे तो माइनस पीई, ठीक है, फिर लिमिट में हो जाएगा आपका कॉस थीटा और लिमिट बंद थीटा 2 और थीटा 1। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद क्या करोगे देखिए ध्यान से, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या होगा कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पीई, तो माइनस पीई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट में हम लोग लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब ये चीजें यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट। अब यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यार बच्चों कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा पीई, ठीक है, पीई माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो यह कॉस आगे आ जाएगा और यह कॉस पीछे चला जाएगा, तो पीई अब माइनस खत्म हो जाएगा। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 आगे आ जाएगा और कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा इस माइनस को कॉमन लेने पे। ये आप लोग जानते हो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों। यह हो गया आप लोगों का मेन फार्मूला, यही आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक है, और एक और नया इससे फार्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दे देता है कि थीटा 1 बराबर अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं और थीटा 2 बराबर अगर हम सिर्फ थीटा मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू देखोगे तो पीई और कोष्टक में कॉस थीटा 1 का वैल्यू अगर 0 मान लूं तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, अब माइनस या कॉस थीटा 2 का वैल्यू थीटा मानो तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कभी कभी यह देखे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका निगमन बताइए, कभी कभी यह फार्मूला देकर ही पूछ देता है कि इसका निगमन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अन्यथा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका निगमन यहां तक आप करना। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को थोड़ा एक बार और देखोगे ना तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहां से उत्पत्ति हुआ है। इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, बहुत सारे टीचर समझा ही नहीं पाते हैं सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इतना आराम से समझा रहा हूँ कि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए इतना वीडियो, पहले 3 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि पूछे ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, इसको आप तैयार कर लो। तो इसी तरह 70-80 क्वेश्चन है, सब क्लियर करा दूंगा।
10-15 वीडियो में पूरा का पूरा नोट्स बना लो, समझ लो, पेपर देने जाओगे, अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।